आज के एपिसोड में हम सभी समय के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक सद्दाम हुसैन और 2003 के उस मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसका उद्देश्य वर्षों तक युद्ध अपराधों और न्याय से बचने के बाद उसे पकड़ना था। ऑपरेशन रेड डॉन का नाम 1984 की एक्शन फिल्म पर रखा गया था जिसमें पैट्रिक स्वेजी ने अभिनय किया था। यह एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध गुप्त मिशन था जिसका एक मुख्य उद्देश्य था सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ना। इतिहास दिखाएगा कि यह मिशन एक बड़ी सफलता थी और इसके परिणाम स्वरूप हुसैन को कई युद्ध अपराधों का दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी फांसी का वायरल वीडियो उसकी प्रामाणिकता और मध्य पूर्व में प्रभावों को लेकर अटकलों और साजिश के सिद्धांतों का कारण बना है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि तानाशाह को ऑपरेशन रेड डॉन के दौरान पकड़ा गया था। तो सद्दाम हुसैन कौन थे और वे पश्चिमी देशों की नजरों में इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? ऑपरेशन रेड डॉन की शुरुआत कैसे हुई और इसे कैसे पूरा किया गया? उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या परिणाम और असर हुए? या इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह वाकई इसके लायक था? हमारे साथ जुड़िए जब हम हाल के समय की सबसे सफल मिशनों में से एक ऑपरेशन रेड डॉन पर नजर डालते हैं। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को अल-अफ़ज़ा में हुआ था, जो तिग्रिस नदी के पश्चिमी किनारे पर टिकरित से लगभग 8 मील दक्षिण में एक छोटा सा गांव है। इस क्षेत्र में पले बढ़े और राजनीति में गहराई से शामिल होने के बाद सद्दाम हुसैन ने अपना प्रभाव जमाया और 1979 में राष्ट्रपति अहमद हसन बकर के इस्तीफा देने के बाद सरकार पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उनका उथल-पुथल भरा, हिंसक और तानाशाही शासन 1969 से लेकर 2003 में उनकी गिरफ्तारी तक चला। उनकी तानाशाही नीतियां, जो अक्सर हिंसा, आक्रामकता और दमन के साथ जुड़ी रहती थीं, इराक के पड़ोसी देशों के खिलाफ कई महंगे और असफल युद्धों का कारण बनी। सत्ता की उनकी भूख तेजी से राजनीतिक क्षेत्र में फैल गई और उन्हें क्रांतिकारी कमान काउंसिल के अध्यक्ष के साथ-साथ प्रधानमंत्री सहित अन्य पदों पर भी नियुक्त किया गया। उन्होंने एक विशेष गुप्त पुलिस संगठन बनाया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पद का कभी विरोध न हो। ये संस्था आगे चलकर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की शत्रुता या विरोध के सभी साधनों को दबाने और रद्द करने के साथ-साथ उनके दर्जे और चरित्र को ऊंचा दिखाने वाले प्रचार को बढ़ावा देने का काम करती रही। सद्दाम का अंतिम लक्ष्य पड़ोसी देश मिस्र की जगह अरब दुनिया का मार्गदर्शक बनना और फारस की खाड़ी पर पूरी तरह से अधिकार रखना था। उन्होंने सितंबर 1980 में ईरान के तेल क्षेत्रों पर आक्रमण किया, लेकिन अभियान अचानक कमजोर पड़ गया और असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप सद्दाम को ईरान में हुए खर्चों के कारण अपनी आर्थिक विकास योजनाओं को कम प्राथमिकता देनी पड़ी। लंबी दुश्मनी और लड़ाइयों के बाद 1988 में दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति की। फिर भी तानाशाह ने इराक में अपनी सशस्त्र सेनाओं का निर्माण जारी रखा। अगस्त 1990 में इराकी सेना ने पड़ोसी कुवैत पर कब्जा कर लिया। हुसैन की तेल राजस्व का उपयोग अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना के कारण इराक पर वैश्विक व्यापार प्रतिबंध लगा दिया गया। खाड़ी युद्ध 16 जनवरी 1991 को शुरू हुआ और 6 हफ्ते बाद समाप्त हुआ, जब मित्र देशों की सैन्य गठबंधन ने इराकी सेना को कुवैत से बाहर निकाल दिया। इस और भी करारी हार और शर्मनाक पराजय ने इराक के भीतर शिया और कुर्दों द्वारा विद्रोह को जन्म दिया, जिसे सद्दाम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने उनके विद्रोह को किसी भी तरह कुचलने पर मजबूर हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे शरणार्थी केंद्रों की ओर भागे, जबकि कई पकड़े गए, उन्हें यातना दी गई या अवज्ञा पर मार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम समझौते की मुख्य शर्तों में से एक ये था कि हुसैन का इराक जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियार न बना सके और न रख सके। हालांकि सद्दाम का अहंकार
उन मांगों और समझौतों के आगे नहीं झुका जो अनुबंध में तय किए गए थे, और इसलिए उसने संगठन के हथियार निरीक्षकों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। 1998 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा 4 दिन तक चलाए गए हवाई हमले, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स नाम दिया गया था, सद्दाम को झुकाने के प्रयास में किए गए थे। दोनों पश्चिमी देशों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे सद्दाम को सत्ता से हटाने की योजना बना रहे हैं। अपने शासन के लिए ऐसी धमकियों के बीच सद्दाम अपने बेटों उदय या कुसै में से किसी एक को सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहे थे, जो अंततः उनके पद पर उनका उत्तराधिकारी बनेगा। एडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन की तरह सद्दाम हुसैन को भी अपने देश में कई लोगों ने मजबूत नेता माना। हालांकि वो क्रूर था और अपने लोगों पर हो रहे कष्ट की अनदेखी करता था। पश्चिम विरोधी प्रचार और देश पर उसकी तानाशाही पकड़ से आम नागरिकों को मजबूरी में उसका समर्थन करना पड़ता था, वरना परिणाम भयानक हो सकते थे। फिर आई 11 सितंबर की भयावहता, एक ऐसा दिन जिसे हमेशा कुख्याति के साथ याद किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारतों पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद सद्दाम हुसैन और इराक आतंकवादी समूहों को जैविक और रासायनिक हथियार बेचने के मुख्य संदिग्ध बन गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी अधिकारियों ने दावा किया कि ऐसे हथियार उस क्षेत्र में बनाए, जमा और बेचे जा रहे हैं, और उन्होंने निरस्त्रीकरण प्रक्रिया चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। नवंबर 2002 में सद्दाम ने संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षकों को इराक में जांच की अनुमति दी, लेकिन बार बार उनकी कोशिशों में बाधा डाली, जिससे आखिरकार ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के साथ कूटनीति खत्म हो गई। तनाव चरम पर पहुंच चुका था और इसलिए 17 मार्च 2003 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन से अपने पद से इस्तीफा देने और 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने की मांग की। एजेंटों को सामूहिक विनाश के हथियार खोजने की अनुमति मिलती, अन्यथा इससे युद्ध का खतरा हो जाता। जैसा कि कई लोगों ने सोचा था, तानाशाह ने इनकार किया। इसलिए अमेरिका ने टोनी ब्लेयर की सरकार के तहत ग्रेट ब्रिटेन सहित सहयोगियों के साथ 20 मार्च 2003 को हमला किया। इराक युद्ध की शुरुआत अमेरिकी विमानों ने उस बंकर परिसर पर बमबारी से की, जहां माना जाता था कि सद्दाम हुसैन कामकाज और जवाबी हमलों की योजना बना रहे थे। इस हमले में हुसैन की मौत तो नहीं हुई, पर इराक की जनता का उनके नेतृत्व में भरोसा काफी घट गया। जिन्हें सद्दाम के लिए लड़ने का आदेश दिया गया था, उन्होंने जल्दी ही ये स्पष्ट कर दिया कि ये एक हारने वाली लड़ाई है। 9 अप्रैल को राजधानी बगदाद पर अमेरिकी सैन्य बलों ने कब्जा कर लिया और सद्दाम को छिपने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन रेड डॉन सद्दाम के सार्वजनिक दृश्य से गायब होने के तुरंत बाद शुरू हुआ, और वो कुछ समय तक छिपा रहने में सफल रहा और राष्ट्रीय खजाने के अधिकांश हिस्से को अपने साथ ले जाने में भी कामयाब रहा। उसके बेटे उदय और कुसै आखिरकार 22 जुलाई को मोसुल शहर में ढूंढ लिए गए और मार दिए गए, और अंततः सद्दाम हुसैन 13 दिसंबर को पकड़ा गया। ये सब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से शुरू हुआ, जो मार्च 2003 में शुरू हुआ था। अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों ने सद्दाम हुसैन के शासन के उच्च पदस्थ सदस्यों को ढूंढने और उनसे पूछताछ करने के लिए अभियान शुरू किए। योजना ये थी कि इन उच्च मूल्य व्यक्तियों या HVIs को हिरासत में रखा जाए, जहां बाद में उन पर पूरी तरह से मुकदमा चलाया जा सके। इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को रक्षा खुफिया एजेंसी या DIA के 5 कर्मचारियों द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मोस्ट वांटेड प्लेइंग कार्ड्स की डेक में दर्शाया गया था। सद्दाम हुसैन की तलाश के दौरान एजेंसी का मानना था कि HVIs यानी उच्च मूल्य व्यक्ति गहन पूछताछ के बाद अंततः तानाशाह का ठिकाना बता देंगे। हालांकि यह रणनीति कारगर नहीं रही, क्योंकि DIA के पूछताछकर्ता स्टाफ सार्जेंट एरिक मेडॉक्स ने स्वीकार किया कि पूर्व शासन के उच्च अधिकारियों और सद्दाम हुसैन के बीच संबंध ढूंढना शायद सही तरीका नहीं था। उन्होंने कहा कि उस विशेष समय पर इराकी राज्य का विघटन उसके औपचारिक नेटवर्क के पतन के साथ मेल खाता। US आर्मी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ऑफिसर टॉम पाइके और निक लॉन्ग, साथ ही एयरफोर्स एक्विजिशन ऑफिसर पेरी अलेक्जेंडर ने अपनी 2015 की लेख अंडरस्टैंडिंग नेशंस
न्यू आइडियाज टू एनालाइज फॉरेन स्टेट्स में दावा किया कि उद्धरण जैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र में उसके पौधे और वन्यजीव जटिल संबंधों का जाल बनाते हैं, वैसे ही लोग भी अपनी आपसी निर्भरता का मूर्त रूप हैं। उद्धरण समाप्त। इस प्रकार यह अत्यंत संभावित लग रहा था कि सद्दाम हुसैन अपनी गिरफ्तारी से बचने और किसी भी तरह से सत्ता बनाए रखने की योजना बनाने के लिए अपने रिश्तेदारों या करीबी पारिवारिक संबंधों की मदद लेंगे। एक और सैन्य अभियान का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई 4वीं इन्फेंट्री डिवीजन के एरिक मैडॉक्स और पहली ब्रिगेड कॉम्बैट टीम 4थी इन्फेंट्री डिवीजन के इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर ब्रायन रीड ने की। टास्क फोर्स 121 को सद्दाम के बेटों की हत्या से जुड़े मिशन के बाद उपरोक्त सभी उच्च महत्व वाले व्यक्तियों HVI को पकड़ने या मारने का जिम्मा सौंपा गया था। दुर्भाग्यवश शुरुआत में उनकी कोशिशें कम सफल रहीं। टास्क फोर्स ने फिर से योजना बनाते हुए जटिलता सिद्धांत का उपयोग किया ताकि वे जान सकें सद्दाम अपनी सामाजिक निर्भरता कहां से पाता था। अपनी खुद की जानकारी, संबंधों और सैन्य खुफिया का उपयोग करते हुए रीड और मैडॉक्स ने पाया, उद्धरण है, कुल नेटवर्क में 214 लोगों में से केवल 23 लोग ऐसे हैं जिनके सद्दाम हुसैन से सीधे संबंध हैं। उद्धरण समाप्त। उनका मानना था कि खून या भाईचारे से जुड़े घनिष्ठ संबंध कई आतंकवादी, आपराधिक और गैंग संगठनों का एक मौलिक पहलू है। कुछ व्यक्तियों का पता लगाने और उनका पीछा करने से टास्क फोर्स का ध्यान सद्दाम के गृहनगर तिक्रित पर केंद्रित हो गया। 11 अक्टूबर 2003 को रीड और मैडॉक्स ने अपनी अगली कार्रवाई शुरू की और अपना ध्यान अल मुस्लिद भाइयों पर केंद्रित किया, जो हुसैन के अंगरक्षकों के आंतरिक घेरे के सदस्य थे और हुसैन परिवार से गहरे जुड़े हुए थे। उमर अल मुस्लिद परिवार के मुखिया थे और उनके खेत पर छापा मारा गया, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इब्राहिम अल मुस्लिद को भी हुसैन की सुरक्षा में एक विश्वसनीय व्यक्ति माना जाता था, जो सीधे तानाशाह को रिपोर्ट करते थे। सद्दाम अपनी सुरक्षा के लिए भाइयों पर निर्भर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका उसका पता लगाने के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस यानी सिगिंट का इस्तेमाल करेगा, और उनका डर लगातार बढ़ रहा था। उमर अल मुस्लिद का पता लगाने के बाद पूछताछ और छापे ने टीम को उनके भाई इब्राहिम के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद की। बाद में उन्हें पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हुसैन तिक्रित के दक्षिण में अद्दावा के एक फॉर्म में छिपा हुआ था, और इस तरह 13 दिसंबर 2003 को ऑपरेशन रेड डॉन को अमल में लाया गया। सद्दाम और उसके गुर्गों को ढूंढने के तमाम प्रयासों, घंटों विश्लेषण, सबूत जुटाने और पूछताछ के बावजूद उन्हें नहीं पाया गया। 4वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 3री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम और स्पेशल ऑपरेशंस टास्क फोर्स 121 के सदस्यों ने योजना सफलतापूर्वक अंजाम दी। ऑपरेशन रेड डॉन में लगभग 600 जवान शामिल थे, जो स्पेशल ऑपरेशंस कम्युनिटी, 4वीं इन्फेंट्री डिवीजन और उनके इराकी सहयोगी थे, जिन्होंने तिक्रित क्षेत्र में प्रवेश किया, और विशेष रूप से अल्दावा, जो शहर के दक्षिण में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पहुंचने पर उन्होंने 2 ठिकानों की तलाशी ली, जिनका नाम वुल्वरीन 1 और 2 रखा गया था, लेकिन वे हुसैन को ढूंढने में असमर्थ रहे। इस ऑपरेशन का नाम 1984 की एक्शन फिल्म पर रखा गया था, जिसमें पैट्रिक स्वेजी थे। साइट के नाम वुल्वरीन 1 और वुल्वरीन 2 भी उसी फिल्म के अमेरिकी विद्रोही समूह से जुड़े हैं। तिक्रित की गलियों में तैनात होने के आफ्टर सैन्य कर्मियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत शुरू की और उन हालातों पर चर्चा की जिनके वे अब आदी हो चुके थे, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। रिपोर्ट के अनुसार एक संदिग्ध स्थल की पहचान की गई और एक यूनिट के पास उसकी तलाशी ली गई। इस क्षेत्र के भीतर एक बड़े ढांचे के अंदर एक छुपा हुआ परिसर खोजा गया। 1800 घंटे तक और अंधेरे की आड़ में अमेरिकी 4थी इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक उस छोटे से आवरण पर बस गए, जिसमें एक मिट्टी की झोपड़ी और एक धातु की झुकी हुई संरचना भी थी। परिसर की तलाशी लेते हुए सैनिकों ने एक तथाकथित स्पाइडर होल खोजा, जिसे ईंटों और मिट्टी से छुपाया गया था और ऊपर पॉलीस्टाइरीन और एक कालीन बिछा हुआ था। यह छुपा हुआ हिस्सा 6 से 8 फीट गहरा गड्ढा था और यहीं पर तानाशाह खुद सद्दाम हुसैन छुपा हुआ था।
उसे कर्नल हिक्की द्वारा उस सावधानी से छुपाए गए गड्ढे में पाया गया। उद्धरण, 2 हाथ दिखाई दिए। वह व्यक्ति साफ तौर पर आत्मसमर्पण करना चाहता था। उद्धरण समाप्त। सद्दाम हुसैन को लगभग 20:36 परे छुपने की जगह से बाहर निकाला गया और स्थिति को लेकर उन्हें भ्रमित और थोड़ा हैरान बताया गया। ये रिपोर्ट मेजर जनरल रे ओडियर्नो 4वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर ने दी थी। खेल खत्म होते ही उसने सैनिकों से अंग्रेजी में कहा, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं इराक का राष्ट्रपति हूं और बातचीत करना चाहता हूं। उद्धरण समाप्त। कुछ हद तक मजाकिया जवाब में मेजर रीड ने कहा, राष्ट्रपति बुश की तरफ से नमस्कार। एक ऐसे आदमी के लिए यह आखिरी अपमान था जिसने कभी मध्य पूर्व के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण किया था और जिसकी अपने ही लोगों के बीच आतंक की हुकूमत आखिरकार उसी पर भारी पड़ गई थी। यह भी कहा गया कि सद्दाम के 2 सहयोगी भी उसी छिपने की जगह थे। इन्हें भी पकड़ लिया गया और गहन पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। वह कमरा खुद रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं था। जैसा कि बताया गया, 68 फुट गहरा मैनहोल सिर्फ एक व्यक्ति के लेटने भर की जगह देता था और उसमें अपनी खुद की एयर वेंट और एग्जॉस्ट फैन लगी हुई थी। छुपे हुए बैरक की और जांच करने पर मेजर जनरल ओडियर्नो ने देखा कि पास के खेत वाले ठिकाने में 2 बहुत छोटे कमरे और एक मिट्टी की झोपड़ी थी। उन्होंने क्वार्टर की गुणवत्ता, मानक और लेआउट बताते हुए कहा कि एक बेडरूम कपड़ों से भरा था, जिसमें नए टी-शर्ट, मोजे थे और साधारण रसोई में पानी की सुविधा थी। सटे यूनिट्स का उद्देश्य स्पष्ट था। सद्दाम हुसैन को गठबंधन बलों के आसपास होने पर फार्म बिल्डिंग से निकलकर छिपने वाले गड्ढे में जाना पड़ता था। मेजर जनरल ओडियर्नो ने कहा कि वह गड्ढा टिग्रिस नदी के पास था और अब बंदी व्यक्ति के महल से दिखता है। ओडियर्नो ने कहा, यह विडंबना थी कि वह उसी नदी के पार जमीन के गड्ढे में था जहां उसने भव्य महल बनवाए और इराकी जनता का पैसा लूटा। उद्धरण समाप्त। दिलचस्प है कि जिस इलाके में वह गुप्त आश्रय था, वहां अमेरिकी सेना ने सद्दाम की तलाश की शुरुआत में भी खोजबीन की थी। हालांकि साफ दिख रहा था कि हुसैन अपने सीमित संसाधनों और निगरानी का इस्तेमाल संभावित खतरे या पकड़ने वालों को देखने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो वहां नहीं था या अचानक गायब हो गया था। एक प्रवक्ता ने कहा कि पूछताछ के दौरान परिवार के सदस्य से मिली अंतिम जानकारी के अनुसार वह संभवतः वहां कम समय के लिए था। मेजर ओडियर्नो ने बताया कि उस जगह पर कोई भी सेलफोन, पेजर या दूरसंचार उपकरण नहीं मिला। इससे स्पष्ट है कि सद्दाम हुसैन ने मुख्यतः मनोबल बढ़ाने वाली भूमिका निभाई और अब इराकी प्रतिरोध के साथ नहीं थे। गिरफ्तारी के वक्त इराक में वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिकार्डो सांचेज ने कहा था कि सद्दाम हैरान करने वाले तरीके से बातूनी और सहयोगी थे तथा उन पर चोट के कोई निशान नहीं थे। अपनी उम्र और हाल की जीवन परिस्थितियों के बावजूद उन्हें काफी अच्छी सेहत में माना गया। पूर्व तानाशाह को वहां से हटाकर MH-6 लिटिल बर्ड से एक अज्ञात सुरक्षित स्थान ले जाया गया। बाद में उस स्थान का खुलासा तिकरित मिशन सपोर्ट साइट के रूप में हुआ, जहां उनकी पहचान हुई। इसके बाद उन्हें 160वीं सोर द्वारा एक MH-60 के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में तिकरित से बगदाद ले जाया गया और फिर बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। एक ग्लॉक और एक AK-47 के साथ साथ स्पाइडर होल से 7,50,000 अमेरिकी डॉलर के नोट भी बरामद की गईं। ज्यादा समय नहीं लगा कि खबर फैलने लगी। मिलिट्री रेडियो पर मिली पहली सूचना ने इस मिशन की सफलता को सिर्फ एक शब्द में बयां कर दिया, जैकपॉट। इस औपचारिक पहचान, प्रारंभिक पूछताछ और अमेरिकी सैनिकों और सद्दाम खुद के बीच सामान्य चर्चा के दौरान वह हैरान करने वाले तरीके से स्वाभाविक और कभी-कभी मजाकिया भी थे। ठिकाने पर पहुंचने के बाद कुछ सैनिकों ने अपनी यात्रा और पूर्व तानाशाह के व्यवहार को अजीब तरह से बातूनी या यहां तक कि आकर्षक बताया। किसी भी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया था जिसकी उसे तलाश थी, और इस तरह प्रक्रिया को एक सर्जन द्वारा अंतिम रूप दिया गया जो उसकी शांत व्यवहार और रवैये को देखकर हैरान था। जैसा कि उसने डॉक्टर से कहा, बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहता था,
पर राजनीति ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला। उद्धरण समाप्त। दोनों ने अपनी बातचीत 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक जारी रखी, जिससे यह पता चलता है कि इराकी नेता कितना आकर्षक और करिश्माई हो सकता है, और सबसे अधिक संभावना है उसने किस तरह शीर्ष तक पहुंचने के लिए काम किया और मध्य पूर्व के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया, और वास्तव में दुनिया में भी। सद्दाम हुसैन की तलाश और अंततः गिरफ्तारी के बाद के दिनों और हफ्तों में टिग्रिस में 4वीं इन्फेंट्री डिवीजन के संचालन क्षेत्र में पहली बार वास्तविक शांति देखी गई, जिसमें आईईडी हमलों में 39% तक की कमी आई। सब कुछ ठीक लग रहा था, और इसी कारण ऑपरेशन रेड डॉन को एक ऐतिहासिक सफलता माना गया। स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस ऑफिसर टॉम पाइक का काम सद्दाम और उससे जुड़े नेटवर्क को समझना और उनका विश्लेषण करना था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां आबादी को उनकी जटिल अनुकूली प्रणालियों के आधार पर परिभाषित, विश्लेषित और मूल्यांकन करने में सक्षम थीं। टास्क फोर्स 121 ने कार्य योजना बनाकर हुसैन और उसके पूर्व अभिजात वर्ग के उच्च अधिकारियों की तलाश शुरू की। सालों की निराशा, मौत और तबाही के बाद आखिरकार 30 जून 2004 को सद्दाम को कैंप क्रॉपर में सैन्य बलों द्वारा हिरासत में लिया गया। यह एक पूर्व हिरासत केंद्र था जहां सुरक्षा बंदियों को रखा जाता था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा इराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास संचालित किया जाता था। उन्हें 11 अन्य वरिष्ठ बाथिस्ट नेताओं संग हिरासत में लिया गया था। उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों समेत अन्य मामलों में मुकदमे के लिए अंतरिम इराकी सरकार को सौंपा गया। अपने बेबाक रवैये और जिद्दी स्वभाव के साथ सद्दाम ने चिल्लाते हुए बार बार इशारा किया और दबाव डाला ताकि स्थिति पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित कर सके। मुकदमा एक तमाशा बन गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाही के दौरान इस्तीफा दिया। सद्दाम के एक सह आरोपी को अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया गया जब उसने ट्रिब्यूनल को वेश्या की बेटी कहा, और ऊपर से सद्दाम के अपने वकील की हत्या भी कर दी गई। कमीस अल-बैदी, जो तानाशाह के सौतेले भाई बरजान इब्राहिम का भी प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें उनके घर से अगवा कर अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला, जिससे गुस्सा, साजिश के सिद्धांत और पूरे मुकदमे की त्रासदी और बढ़ गई। कुछ हफ्तों बाद इराकी स्पेशल ट्रिब्यूनल ने सद्दाम पर 1982 में दुजैल के निवासियों के खिलाफ किए गए अपराधों का आरोप लगाया, जो उसके खिलाफ हुए एक असफल हत्या प्रयास के बाद हुए थे। आरोपों का विवरण उनकी गंभीरता के अनुसार भिन्न था। इनमें 148 लोगों की हत्या, उसकी तथाकथित नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने वाले 399 लोगों की अवैध हिरासत और सबसे परेशान करने वाली बात, महिलाओं और बच्चों की यातना शामिल थी। इस दौरान उसके वकील लगातार ये दावा करते रहे कि हुसैन अब भी सत्ता में है और इराक का राष्ट्रपति है, जबकि इसके विपरीत भौतिक और राजनीतिक दोनों तरह के सबूत मौजूद थे। काफी विचार विमर्श के बाद पूर्व राष्ट्रपति की हरकतें, दिखावा और भ्रमपूर्ण घोषणाएं सामने आईं। सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उनके सौतेले भाई बरजान इब्राहिम और अवाद हामिद अल-बंदर, जो 1982 में इराक की क्रांतिकारी अदालत के प्रमुख थे, दोनों को भी इसी तरह के आरोपों में दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। सद्दाम ने अदालत को अपशब्द कहने और विरोध में अपनी उंगली लहराने के अलावा कोई भाव नहीं दिखाया। फैसले और सजा के खिलाफ अपील हुई, लेकिन बाद में इराक की सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय ने इन्हें बरकरार रखा। अंततः सद्दाम हुसैन के लिए न्याय और शायद अधिक शांति से इंसाफ हुआ, जिन्हें 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अधा के पहले दिन फांसी दी गई थी। चाहे आप माने या नहीं, अंत में भी पूर्व नेता का अहंकार कम नहीं हुआ। उन्होंने औपचारिक रूप से फायरिंग स्क्वाड द्वारा मृत्युदंड की मांग की। यह तर्क दिया कि इराकी सेना के कमांडर इन चीफ होने के कारण यह सबसे उपयुक्त है। आखिर उनकी ये मांग ठुकरा दी गई और उन्हें कैंप जस्टिस में फांसी दी गई, जो बगदाद के कदीमिया जिले में एक इराकी सेना अड्डा है। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी और फांसी के बाद अधिकतर लोगों ने सोचा था
कि उसके हिंसा, दमन और आत्मविनाश से भरे शासन का यही अंत होगा। लेकिन कुछ सबूत दिखाते हैं कि तानाशाह का अंत यहां नहीं हुआ। 2021 में रूसी सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि एक अज्ञात इराकी दुभाषिए ने सद्दाम हुसैन को उस फार्म हाउस में प्रार्थना करते देखा था, जो उस जगह के पास था जहां अमेरिका ने उसे पकड़ने का दावा किया था। उस दुभाषिए ने कहा कि सारी खबरें झूठी थीं और ऑपरेशन रेड डॉन की कहानी बस एक मनगढ़ंत प्रचार थी, जो आतंक के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए थी। ऐसी खबरें, या शायद इन्हें साजिश सिद्धांत कहना ज्यादा सही होगा, वर्षों से सामने आती रही हैं। आधुनिक समय में इंटरनेट, सोशल मीडिया और डीप फेक एआई तकनीक के बढ़ने के साथ क्या असली है और क्या नहीं, इसके बीच की रेखा बहुत पतली हो गई है। हालांकि सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के समय ये देखे जाने के दावे और रिपोर्टें काफी मनगढ़ंत लगती थीं, और सबसे अधिक संभावना है कि ये उन्हीं वफादारों से आई थीं जो अब भी सद्दाम को एक देवता जैसी शख्सियत मानते थे। यहां तक कि उसकी गिरफ्तारी, मुकदमे और फांसी के बाद भी उससे उसकी क्रूरता और भ्रष्टता साबित हुई। सद्दाम हुसैन का पतन कहानी का अंत नहीं था, ये एक और जटिल कहानी की शुरुआत थी। ऑपरेशन रेड डॉन में उसकी गिरफ्तारी ने क्रूर तानाशाही का अंत किया, लेकिन इससे एक शक्ति शून्य पैदा हुआ जिसे भरने के लिए इराक दशकों तक जूझता रहा। बाथवादी शासन की लोहे जैसी पकड़ हटते ही दबे सांप्रदायिक तनाव उभर आए और देश के भविष्य पर असर डालने के लिए आंतरिक व विदेशी ताकतें तेजी से सक्रिय हो गईं। आने वाले वर्षों में इराक विद्रोह, गृह युद्ध और आईएसआईएस जैसी चरमपंथी आंदोलनों के उभार का केंद्र बन गया। कुछ लोग मानते हैं कि सद्दाम को हटाने से लोकतंत्र के लिए जगह बनी, जबकि दूसरे इसे और गहरी अस्थिरता का कारण मानते हैं। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ऑपरेशन रेड डॉन दिखाता है कि तानाशाह को हटाना और शांति लाना अलग बातें हैं। युद्ध में जीत, चाहे वह कितनी भी सटीक और निर्लिप्त लगे, शायद ही अंतिम फैसला होती है। यह केवल एक मोड़ होता है जो युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक गूंजता है।